गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। कल हमने उसमें अध्ययन किया था गुणक का क्या अर्थ होता है, गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंध और गुणक की प्रक्रिया के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे गुणक की मूल अवधारणाओं के बारे में। जैसा कि फर्स्ट है सरकारी व्यय गुणक। सरकारी व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है? सरकारी व्यय गुणक कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। तो सरकारी व्यय गुणक जैसा कि इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, जिसे हम 1/1 माइनस बी भी लिख सकते हैं। बी क्या है यहाँ पर? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो डेल्टा वाई में कितनी वृद्धि हुई? 250 करोड़ रुपए की। तो 250 अपॉन 50, तो गुणक की वैल्यू आ गई, सरकारी व्यय गुणक की वैल्यू आ गई 5। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम सरकारी व्यय गुणक को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कर गुणक। कर गुणक का आशय करों में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से है और इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, मीन्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। जैसे इस फॉर्मूले के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कर गुणक को। अब जैसे कि उपभोग प्रवृत्ति हम क्या मान लेते हैं? 0.8 और सरकारी करों की राशि में कितनी वृद्धि होती है? 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। तो अब कर गुणक कितना होगा? तो हम इसकी वैल्यू को माइनस बी की जगह 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8 मीन्स -4। तो कर गुणक कितना आया? -4, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक। सरकार अपने कई प्रकार के व्यय के साथ कई प्रकार के हस्तांतरण भुगतान भी करती है, जैसे अनुदान, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन आदि के रूप में। तो सरकार को इसकी वित्त व्यवस्था किसके माध्यम से करनी पड़ती है? करों के माध्यम से करनी पड़ती है। तो जब कर लगाए जाते हैं तो जो खर्च करने योग्य आय है वो क्या होती है? कम होती जाती है, जबकि हस्तांतरण भुगतानों से खर्च योग्य आय क्या होती है? बढ़ती है। तो इसीलिए तो हम इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर, मीन्स बी अपॉन 1 माइनस बी। डेल्टा आर क्या है यहाँ पर? हस्तांतरण भुगतान में परिवर्तन। इस फॉर्मूले के द्वारा सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक को प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित बजट गुणक। संतुलित बजट गुणक का आशय सरकार द्वारा व्यय में की गई वृद्धि को उतनी ही राशि के कर लगाकर पूरा करने की व्यवस्था से है, जिसमें डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा टी होता है। डेल्टा जी मीन्स सरकारी व्यय में परिवर्तन इक्वल्स टू करों में परिवर्तन, मतलब जितना सरकारी व्यय में वृद्धि होती है उतनी ही उसकी वित्त व्यवस्था करने के लिए करों में भी वृद्धि की जाती है। और संतुलित बजट गुणक हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सुपर गुणक। इसमें सामान्यतः गुणक की अपेक्षा निवेश में स्वायत्त निवेश के साथ साथ किसको भी ध्यान में रखते हैं? प्रेरित निवेश पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसका फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC माइनस MPI। इस फॉर्मूले के द्वारा हम सुपर मल्टीप्लायर को ज्ञात कर सकते हैं। अब है गुणक की विशेषताएं। गुणक की क्या प्रॉपर्टीज होती है? कुल मांग अर्थात निवेश या उपभोग किसको शुरू कर देते हैं? गुणक प्रभाव को शुरू कर देते हैं। गुणक दोनों दिशाओं में कार्य करता है। दोनों दिशाएं कौन सी? गुणक का अनुकूल प्रक्रिया और गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। मीन्स निवेश में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है और दूसरा निवेश में कमी होने से राष्ट्रीय आय में कई गुना कमी होती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध होता है। मीन्स जब MPC बढ़ती है तो गुणक का आकार कम होता है और जब MPC कम होती है तो गुणक का आकार बढ़ता है। गुणक और MPC सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा गुणक के आकार में विपरीत संबंध होता है। मीन्स जब MPC नहीं MPS बढ़ती है तो गुणक का आकार कम होता है,
और जब MPS कम होती है तो गुणक का आकार बढ़ता है। गुणक और MPC के आकार में भी कैसा संबंध होता है? प्रत्येक संबंध होता है और गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। गुणक का आकार वर्तमान आय प्रवाह में से होने वाले रिसाव के जोड़ पर भी निर्भर करता है और गुणक तभी कार्य कर सकता है जबकि आर्थिक प्रणाली में होने वाले व्ययों में निरंतर तथा स्वतंत्र परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे गुणक की सीमाएं या फिर मान्यताएं क्या है। इसमें फर्स्ट है उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि। गुणक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि देश में उपभोक्ता पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय को इन पदार्थों को खरीदने में खर्च कर सकेगा। मीन्स उनकी MPC अधिक होगी और इस कारण गुणक भी अधिक होगा। गुणक समय अवधि। गुणक पर समय अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रारंभिक निवेश के कारण आय बढ़ती है तो गुणक उसी समय अपना प्रभाव नहीं दिखाता, बल्कि गुणक को अपना प्रभाव दिखाने के लिए समयांतर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी सारी आय को उसे प्राप्त करने के तुरंत बाद ही खर्च नहीं कर देता है। इसीलिए गुणक समय अवधि पर भी का भी प्रभाव पड़ता है। अपूर्ण रोजगार स्तर। गुणक की क्रियाशीलता इस धारणा पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में क्या है? अपूर्ण रोजगार का स्तर है। मीन्स गुणक के अनुसार निवेश के बढ़ने से उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होती है और ऐसा तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक, पूंजीगत और मानवीय साधनों का पूरी तरह प्रयोग नहीं किया गया। मीन्स बहुत से साधन बेरोजगार हो। निवेश के प्रवाह को कायम रखना। गुणक के प्रभाव को बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है कि निवेश का जो क्रम है उसे क्या रखा जाए? निरंतर कायम रखा जाए। मीन्स कंटिन्यूअस निवेश किया जाना चाहिए। व्यय में शुद्ध वृद्धि। केंज के अनुसार व्यय से अभिप्राय उस खर्चे से भी होता है जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के भंडार में वृद्धि हो सकती है। अर्थात व्यय में शुद्ध वृद्धि कई प्रकार से हो सकती है, जैसे राज्य सरकारें वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर में कमी कर दे या फिर सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अपने खर्च को बढ़ा दे। निवेश में शुद्ध वृद्धि। गुणक का आकार कुल निवेश में होने वाली वृद्धि पर भी निर्भर करता है। जैसे अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र में किए गए निवेश का दूसरे क्षेत्र के निवेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्वचालित निवेश। गुणक का आकार प्रेरित और स्वचालित दोनों ही प्रकार के निवेश पर निर्भर करता है। प्रेरित निवेश लाभ तथा आय की संभावना पर निर्भर होता है और इसका गुणक स्वचालित निवेश के गुणक से अधिक होता है। बंद अर्थव्यवस्था। गुणक का प्रभाव बंद अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें कुल मांग पर विदेशी व्यापार का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। गुणक की एक पूर्व धारणा ये भी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहनी चाहिए। मीन्स MPC में परिवर्तन आने से गुणक में परिवर्तन आ जाता है। यदि MPC कम होगी तो गुणक कम हो जाएगा और गुणक का स्थिर मूल्य तभी ज्ञात किया जा सकता है जब MPC स्थिर हो। औद्योगिक अर्थव्यवस्था। गुणक का प्रभाव औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव कम होता है और इस कारण ही औद्योगिक उत्पादन में अल्पकाल में मांग से अधिक प्रभावित होता है। अर्थात मांग में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन कृषि प्रधान देशों में उत्पादन मांग की अपेक्षा किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक साधनों पर अधिक निर्भर करता है। उपभोग संबंधी उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। जब प्रारंभिक निवेश में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है और आय में होने वाली वृद्धि के कारण उपभोग में वृद्धि होती है। किंतु उपभोग में वृद्धि तभी होगी जब उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हो, तभी वस्तुओं की पूर्ति अल्पकाल में मांग के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी। उत्पादन के अन्य साधनों की उपलब्धि। गुणक का प्रभाव तभी क्रियाशील होगा जबकि उपभोग वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए श्रमिकों के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधन जैसे कच्चा माल आदि भी उपलब्ध हो। आय वितरण में परिवर्तन न होना। गुणक की एक पूर्व धारणा ये भी है
कि निवेश तथा आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप आय वितरण में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमतों में परिवर्तन का न होना, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो गुणक का प्रभाव कम हो जाएगा। तवरक पर निवेश के प्रभाव की अवहेलना। गुणक की एक धारणा ये भी है कि उपभोग का निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपभोग में होने वाले परिवर्तन के कारण निवेश में जो अंतिम परिवर्तन होता है वो क्या होता है? तवरक होता है। मीन्स तवरक के प्रभाव की अवहेलना की गई है। थैंक यू।